नमस्कार। लावण्य की कहानी अब जिस मोड़ पर आ पहुंची है वह मोड़ मेरा लिया हुआ कतई नहीं है। लावण्य ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे यहाँ जाना है और वो जा रही है। चलिए हम भी उसके साथ चलते हैं और देखते हैं वो हमें कहाँ कहाँ ले जाती है। अब वो डॉक्टर लावण्य जुनेजा थी। उसके गाइड ने उसे अपने शोध कार्य में सहायता करने के लिए 1 वर्ष से अधिक रोक लिया था। पैसे इतने थे कि उसका काम चल जाता था। पिछले महीने लता भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी छात्रवृत्ति लेकर MBA करने के लिए आ गई थी। आरंभ में वो हर चीज से नाराज थी। हमारे रीति रिवाज, हमारी सोच, लड़के लड़कियां सब पर उसे गुस्सा था। उसे एक नई दुनिया चाहिए थी जिसकी वो महारानी हो। मैं कभी भारत वापस नहीं जाऊंगी। किसी भारतीय लड़के से शादी नहीं करूंगी। मुझे भारतीय खाना भी नहीं खाना, भारतीय कपड़े भी नहीं पहनने। वो लावण्य की गोदी में सिर रखकर रोती थी। लावी, मुझे कैसे इस नफरत से छुटकारा मिलेगा? ये नफरत मुझे खाए जा रही है। जब आप जवान हो और आपके आसपास इतना कुछ नया हो तो नफरत में आपकी रुचि ज्यादा दिन नहीं रहती। लता के साथ भी यही हुआ। शीघ्र ही वह स्वयं इस नफरत से उभर आई। एक दिन उसने कहा, वो नफरत नहीं थी, गुस्सा था। भगवान ने मुझे यहाँ हैदराबाद से बेहतर जिंदगी दी है। उसके लिए मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। बिना कष्ट से गुजरे तो कुछ नहीं मिलता ना। यदि अमित ने वो सब नहीं किया होता जो उसने किया तो आज मैं यहाँ भी नहीं होती। ये सुनकर लावण्य को अच्छा लगा। यहाँ घर से इतनी दूर दोनों बहनें अपनी अपनी तरह से अपने जीवन की रूपरेखा तैयार कर रही थी। एक दिन वे दोनों समुद्र किनारे घूम रही थी और सूरज अपने नियमित समय पर डूब रहा था। लावण्य को लग रहा था कि मनुष्य का संबंध भी इससे कितना बदलता रहा है। अब हम इसकी आयु जानते हैं, इसका भविष्य जानते हैं। अब ये वो देवता नहीं जो कुंती के साथ कर्ण को जन्म दे या इंद्र से इसका कोई मुकाबला हो। वे वेदों की रचाएं या आहुति के मंत्र, उनमें चाहे कितना भी सौंदर्य हो, उनके अर्थ और प्रभाव आधुनिक मनुष्य के लिए निश्चय ही बदल गए हैं। अब वो इन शक्तियों के भय से मुक्त हो उनकी प्रक्रिया को समझ अपने जीवन को अधिक सक्षम बनाना चाहता है। और यही उसे करना है। उसे जानना है उसके भीतर के भय कहां से जन्मे हैं, उनका अंत कैसे होगा और वह निर्भय हो, तभी स्वतंत्र जीवन जी सकेगी। वे घर की तरफ लौट रहे थे। लता बोले जा रही थी। लावण्य उसकी बातों को पूरी तरह से सुन नहीं रही थी। उसे लग रहा था, क्यों हम चुपचाप नहीं चल सकते? क्यों हमारे भीतर इतनी बातें हैं जो अर्थहीन हैं? परंतु खुशी की बात यह थी कि लता तेजी से नए मित्र बना रही थी। वो व्यस्त होती जा रही थी और लावण्य का समय फिर से धीरे धीरे उसके पास लौट रहा था। शेखर बॉस्टन में था। वो फिर से उसके लिए खाना बनाना चाहती थी और उसका सानिध्य चाहती थी, पर साथ ही वो ये नहीं चाहती थी कि लता को इसकी भनक भी लगे। शेखर और लावण्य ने येलोस्टोन जाने का निश्चय किया। लता ये सुनकर बहुत हैरान थी कि लावण्य उसे छोड़कर 4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, जिनके लावण्य आधे अधूरे उत्तर देती रही। ये पहली बार था कि लता बॉस्टन में अकेली रहने वाली थी। लावण्य ने उसे जोर से धौल जमाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, मैं भी तो रही हूँ यहाँ पर अकेली। लावण्य शेखर से एयरपोर्ट पर मिली। एक दूसरे को देखकर उन दोनों के चेहरे खिल उठे। पास आते ही शेखर ने लावण्य को अपने पास खींच लिया। उसकी जानी पहचानी गंध पा लावण्य भूल गई कि उसने कभी उससे दूर जाने की बात सोची थी, बल्कि उसका मस्तिष्क इस खुशी के लिए सारे नियम तोड़ने के लिए फिर से तैयार था। जिस तरह एक तूफान की अपनी ताकत होती है और वो अपनी राह में सब कुछ नष्ट करता जाता है, वैसे ही लावण्य के लिए इन आने वाले 4 दिनों में खुलकर जीने की इस उदाम इच्छा के समक्ष किसी चीज का कोई महत्व नहीं था। वे जहाज से जैक्सन हॉल पहुंचे।
वहां से टैक्सी ली। कुछ समय तक शेखर ने चलाई, फिर लावण्या ने चलानी शुरू की। ग्रैंड टू टोन रोड पर चलाते हुए उसे एक अजीब सी आत्मनिर्भरता का अनुभव हो रहा था। पहली बार उसे लगा छोटे छोटे काम हमें किस तरह मुक्त करते चले जाते हैं। उसकी दादी कभी बाजार भी अकेले नहीं जाती थी, और यहां पर वो किसी पुरुष के साथ दूसरे देश में हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। वो जानना चाहती थी कि क्या वो गलत कर रही है, और यदि गलत नहीं कर रही थी तो क्यों और कैसे उसकी दादी अपना जीवन आत्मविश्वास से जीने में समर्थ नहीं हुई। क्या कोई भी पुरुष इतनी पीढ़ियों की औरतों के जीवन को नष्ट करने का उत्तरदायित्व लेगा? इससे पहले लावण्या कभी किसी नेशनल पार्क में नहीं गई थी। येलोस्टोन जो बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, पर उसने एक छोटी सी फिल्म देखी थी। फिर भी उसकी विशालता लावण्या की कल्पना से परे थी। वे ओल्ड फेथफुल इन में रुके। यहां शेखर पहले भी कई बार आकर रुका था। यह पूरी तरह लकड़ी से बना था। ओल्ड फेथफुल घड़ी वहां थी। शेखर का यह स्वभाव था कि उसे कोई जगह पसंद आ जाती थी तो बार बार वहां जाता रहता था। लावण्या के लिए तो सब कुछ नया था, इसलिए उसे सिर्फ खुशी थी, कोई आपत्ति नहीं थी। शेखर देर रात तक लावण्या को ज्वालामुखी के बारे में बताता रहा। धरती का निर्माण कैसे हुआ, प्लेट टेक्टोनिक, कोर, मेटल, चट्टानों का बनना मिटना, फॉसिल, डीएनए और इन सब से जुड़ा हमारा जीवन। उसे शेखर की बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। स्त्री को सम्मान मिले या ना मिले, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति से सहज आकर्षित हो जाती है। शेखर जानता था कि शारीरिक सानिध्य से पहले उसे लावण्या की बौद्धिकता को संतुष्ट करना होता था, परंतु वो देख रही थी आज उस सानिध्य की ओर उसका ध्यान ही नहीं है। वो अपने काम और अनुभवों को बताना चाहता था, और इसके लिए उसके पास पूरी दुनिया में लावण्या से अच्छा श्रोता नहीं था। वे दोनों जानते थे कि ये जानने की ललक उन दोनों को एक दूसरे के साथ बांधती है। शेखर अपने साथ कैमरा, बाइनोकुलर, बढ़िया से जूते, वहां के जानवरों, पौधों, पशु पक्षियों पर किताब, नक्शे सब लाया था। जबकि लावण्या रोजमर्रा के जूते पहन कर आ गई थी। उसने कहा, तुम्हारे जूते यहां चलने के लिए ठीक नहीं है। हाँ, पर मैं मैनेज कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। वो हंस दिया। चलो देखते हैं। वो लावण्या का हाथ पकड़कर चल रहा था। उसे ना तो लावण्या के जूतों पर विश्वास था, ना उसके चलने के तरीके पर। शेखर ने फिर से अपने ज्ञान का पिटारा खोल लिया था। आज वो बैक्टीरिया से मनुष्य तक की यात्रा पर बोल रहा था। कीमोसिंथेटिक लाइफ, ग्रीन ब्लू एल्गी, ओजोन, सब उसने लावण्या को सुबह से शाम तक सुना दिया। यहां तक कि वो सुनते सुनते ऊब गई। पहली बार उसे समझ आया कि क्यों वो इस व्यक्ति से प्यार करती है पर शादी नहीं कर सकती। इस व्यक्ति का संपूर्ण प्यार इसका विज्ञान है। वो थोड़े दिनों के लिए बीच में आ गई थी, और शायद उसको अभी भी वो पसंद है, पर जीवन के इस मोड़ पर शेखर सिर्फ जानना चाहता है। भावनाएं इसकी प्राथमिकता नहीं है। रात को वे भोजन करने बैठे तो शेखर ने लावण्या से पूछा, तुम भविष्य के बारे में क्या सोच रही हो? अगले साल भारत जाने की सोच रही हूँ। तुम्हारे पीछे सत्येंद्र से मेरी काफी दोस्ती हो गई थी। सोच रही हूँ बनारस जाकर कुछ दिन तुम्हारे दादाजी से वैदिक साहित्य पढूं। आगे चलकर स्कूल खोलना चाहती हूँ। तो वैदिक साहित्य क्यों? अरे, अपने देश के चिंतन की परंपरा को जानना चाहती हूँ। पर इसमें तो बहुत समय लग सकता है। वही मैं भी सोच रही हूँ, पर 6 महीने के लिए तो जा ही सकती हूँ। जिस तरह पश्चिम के पास अपने चिंतन का इतिहास है, हमारे पास नहीं है। मैं उनके पास जाकर वो जानना चाहती हूँ, और संभव हो तो अपने स्कूल में पढ़ाना भी चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि दादाजी इसका ऐतिहासिक पक्ष नहीं पढ़ाते। हालांकि उनके पास एक ढांचा है जिसमें वेद सबसे बाद में पढ़ाए जाते हैं, और वो अष्टाध्यायी से आरंभ करते हैं। फिर भी तुम्हें जिसकी खोज है वो वहां शायद ही मिले।
क्यों नहीं? क्योंकि पश्चिम के विचार का इतिहास वैज्ञानिक पद्धति के इतिहास से जुड़ा है, जिसके मूल में दर्शन है। उसका राजनीति, औद्योगिकरण, अर्थव्यवस्था, कला पर प्रभाव कैसे पड़ा, ये सब स्पष्ट और सिलसिलेवार है। परंतु भारत का चिंतन आध्यात्मिक है, वो स्वतंत्र चिंतन है। अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ जो गणित विकसित हुआ उसकी भी परंपरा रही होगी। उसके बंधे हुए नियम हैं, वो किसी एक मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु दादाजी गणित का भी दार्शनिक पक्ष ही पढ़ाते हैं। सूत्रों में लिखे उस ज्ञान को, उसकी प्रक्रिया को पूरी तरह वो नहीं समझते। वो उसके कलात्मक और भावनात्मक पक्ष को ही समझते हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो? शेखर हंस दिया। ये दादाजी कहते हैं। उनके पुस्तकालय में गणित, जीव विज्ञान, आयुर्वेद आदि बहुत से विषयों पर पुस्तकें हैं। पिछली 15 पीढ़ियों का संग्रह है वहां। दादाजी अकेले सब तो नहीं पढ़ सकते। लावण्य इस नई सूचना से अभिभूत हो रही थी, फिर संभल कर कहा, मैं कम से कम इतना चाहती हूँ कि स्कूल में मैं भारतीय चिंतन से आने वाली पीढ़ी को परिचित करा सकूं। तो तुम ये कर सकती हो कि सत्येंद्र से कहो कि वो इन विषयों पर बच्चों के लिए किताबें लिखे। वो लेखक है, उसे संस्कृत भाषा का ज्ञान है। वो वेदों से कहानियां निकाल सकता है, आयुर्वेद, जीव विज्ञान, भूगोल, सब पर। वो पढ़ते हैं ये सारी पुस्तकें? शेखर हंस दिया। दादाजी से अधिक ही पढ़ता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। लावण्य ने कहा। ये उनकी पार्क में आखिरी रात थी। अब तक वे सिर्फ बातें कर रहे थे, चल रहे थे और थककर सो रहे थे। लावण्य को शेखर पर गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी आज रात को वो यूं ही नहीं जाने देगी। उसे पश्चाताप नहीं चाहिए था। उस रात को शेखर भी यूं ही नहीं जाने देना चाहता था, परंतु इस रात का अनुभव भिन्न था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, परंतु उनकी राहें भिन्न थी और कहीं गहरे वे चुनाव कर चुके थे। उन स्पर्शों में से वे एक दूसरे से अलविदा ले रहे थे। प्यार अपनी जगह था, पर किसी को यहां बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। ये दोनों ये समझ रहे थे और सम्मानपूर्वक विदा ले सकते थे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।